आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया और इसी के साथ 7वें फेज की शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो गया। सूत्रों की माने तो कैबिनेट की अगली बैठक में नए नियमावली पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को बड़ा निर्देश जारी किया है। शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने का निर्देश सीएम ने दिया है, ऐसी खबर है। सीएम के निर्देश के बाद शिक्षकों की 7वें फेज की बहाली को लेकर नियमावली पर जल्द मुहर लग सकती है। संभावना है अगले कैबिनेट की बैठक में नई नियमावली पर मुहर लग जाएगी और 10 दिसंबर के बाद 7वें फेज की शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक के बाद बाहर निकले वित्त मंत्री विजय चौधरी से जब हमारे संवाददाता ने सवाल पूछा तो जल्द बहाली का जवाब मिला। पीछे कहाँ हट रही है? कब तक बहाली हो रही है? कुछ आइडिया? बहाली वो प्रक्रिया आप जानते हैं कि न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण भी कुछ प्रक्रिया बाधित होती है। जी, उम्मीद है पॉजिटिव सोचा जाए। एकदम। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बीजेपी पर रोजगार को लेकर किए जा रहे सवालों पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 16 करोड़ रोजगार दिए या नहीं, पहले वो बताएं। ये जो है 16 करोड़ बहाल कर दिए, फिर रहे 2 साल तो कितना बहाल किए पता नहीं। शिक्षा मंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल का वो बयान है जिसमें उन्होंने 13 दिसंबर तक 10 लाख रोजगार का वादा पूरी करने का अल्टीमेटम राज्य सरकार को देते हुए कहा था कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे सदन नहीं चलने देंगे। और 13 दिसंबर से जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे और जवाब देना होगा कि किस नाते आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था। सियासी बयानबाजी के बीच यदि सरकार शिक्षकों के 7वें चरण की बहाली के लिए नियमावली को मंजूरी देती है तो आंदोलन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने के साथ ही उनकी लंबी मांग भी पूरी हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने रोजगार मेले का आयोजन कर आज देश भर के 71,000 युवाओं को रोजगार दिया। पटना में भी इसका आयोजन हुआ। नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं के जोश और खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अगर कुछ अलग दिखा वो थे नेताओं के बयान। सत्ता और विपक्ष के नेताओं में रोजगार की क्रेडिट लेने की होड़ मची रही। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। केंद्र सरकार की ओर से युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए देश भर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। आयोजन के तहत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। पटना में भी 392 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने से काफी खुशी देखने को मिली। आईटीबीपी का सपना कैसा रहा और कैसे यहाँ तक पहुँचे? क्या पारिवारिक क्या रहा? मेरा भी मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा ऑटो ड्राइवर हैं, तो मेरे लिए ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम कर मतलब पढ़ते थे, फिर लॉकडाउन में मतलब इतना नहीं हो पाया, हम लोग चले गए घर और वहीं से मतलब यूट्यूब के माध्यम से हम पढ़े और सिलेक्शन हुआ। मतलब बहुत खुशी है हमारे लिए। युवाओं ने कहा कि उनके अथक परिश्रम और कड़ी तपस्या का परिणाम है जो उन्हें नियुक्ति पत्र मिला। लेकिन इतने बड़े आयोजन पर यदि कुछ सबसे ज्यादा दिखी तो वो थी पॉलिटिक्स। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले कि बिहार की नकल कर रही है केंद्र सरकार। बिहार में हो रहा है, जो बिहार में जो काम हो रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी का था। नियुक्ति पत्र जो है लोगों को बांटा जा रहा है। तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार पटना आए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया। कहा कि बिहार सरकार रोजगार के मौके पर केंद्र की नकल कर रही है। श्री जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। इतने दिनों से जनता दल भारत सरकार में का सहयोगी था। बिहार में सरकार थी, क्यों नहीं दिन से नीतीश कुमार जी लोगों को रोजगार दी। 17 वर्ष में यदि रोजगार देते 1-1 लाख लोगों को देते 17 लाख लोग होता। नियुक्ति पत्र को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी पलटवार किया। कहा कि डिप्टी सीएम हताश हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। 1000 का जो नियुक्ति पत्र दिए थे उसका पोल खुल गया
लोगों ने देख लिया कि वो नियुक्ति नहीं प्रतिनियुक्ति है, तो ये लोग हतोत्साहित डिमोरलाइज हैं। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार की ओर से भी हाल ही में कई नियुक्ति पत्र समारोह आयोजित कर बांटे गए, जबकि मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। वैसे युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले, रोजी रोटी के अवसर बढ़े, यही तो सरकार का काम है, यही सरकार का कर्तव्य है। किए गए वादे को निभाने की बारी है। ऐसे में रोजगार के बहाने सियासत कहीं से भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रोजगार को लेकर सत्ता पक्ष के दावे पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी नीतीश सरकार पर तंज कसा है। अमेरिका में जो बाइडेन भी अगर रोजगार का पत्र देंगे तो आरजेडी के लोग कह देंगे कि ये नीतीश तेजस्वी इफेक्ट है। कहने में क्या जाता है। और अभी जो मुख्यमंत्री जी ने दोनों पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान को बुलाया है ये शिक्षक बहाली पर, ये तो बीजेपी इफेक्ट है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर जानबूझकर उनके साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं नेता प्रतिपक्ष को मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि उन्होंने कई बार अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। मंडल दल के नेता पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता के नाते कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त है और कैबिनेट स्तर के दर्जा विधानसभा अध्यक्ष विभाग के मंत्री का भी है। उप मुख्यमंत्री को भी वही कैबिनेट स्तर का दर्जा है और इसके बावजूद जो फैसिलिटी सुविधा विधानसभा अध्यक्ष या विभाग के कैबिनेट मंत्री को मिल रहा है वो सुविधाएं नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट स्तर का मंत्री का दर्जा है तो वो सुविधा वो फैसिलिटी क्यों रोकी जा रही है, मानसिकता क्यों है। हमको गाड़ी दिया गया एक गाड़ी, वो भी 7 साल पुराना, जो कि कहाँ रास्ते में बंद हो जाता, 2 बार बंद हो गया। यहाँ से तेल भरा के जाइए तो फिर तेल नहीं मिलेगा। ये क्या तमाशा है। हमने कहा कि आप आपस कर लीजिए, एक मात्र गाड़ी आपकी है और कुछ नहीं है विधान प्रतिपक्ष के पास आपका, वो आप आपस ले लीजिए। जनसुराज पदयात्रा के दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। पूर्वी चंपारण के अरेराज में सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर उन्होंने हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की 35 साल की बदहाली को लेकर पहले दोनों भाई अब चाचा भतीजा जिम्मेदार हैं। बिहार में ये दोनों भाई जो लोग हैं जो 35 साल से चला रहे हैं और अब चचा भतीजा जो हो गए हैं, ये इनकी नाकामी है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन लोगों ने आपके हमारे मन में ऐसा बैठा दिया है कि बिहार को इससे बेहतर बनाया ही नहीं जा सकता है। मैं रोज कहता हूं कि नीतीश कुमार बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन नीतीश कुमार एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है बिहार के। नीतीश कुमार समझदार हैं, लेकिन वो सबसे समझदार हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बिहार में बहुत समझदार लोग हो सकते हैं, बहुत लोगों के पास उनसे बेहतर सोच हो सकती है। ये समय है कि बिहार की जनता ऐसे लोगों को चिन्हित करे, उन लोगों को उस जगह पर बैठाए ताकि इससे बेहतर प्रयास किया जा सके। वैशाली हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर के शराब पीने के खुलासे से हड़कंप मच गया। न्यूज़ 18 ने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए लोगों के बीच पहुंचकर शराब की स्थिति को जानना चाहा तो खुलासे बेहद ही चौंकाने वाले सामने आए। रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि बिहार में शराबबंदी का हाल क्या है। बिहार में तो बंद है तो वहाँ मिलता कैसे है सबको? सब आदमी है, सब आदमी है वहाँ पर, उसने सब उसने है। कितना लेता है पैसा? कौन दारू था? देता है दारू जी 40 रुपए गिलास। देसी होता है कि विदेशी? इसी बयान ने बिहार में शराबबंदी के दावों की सच्चाई को सामने लाकर रख दिया है, क्योंकि सच्चाई यही है कि बिहार में लोग शराब पी रहे हैं, नशे का सेवन कर न सिर्फ मर रहे हैं बल्कि दूसरों को मार भी रहे हैं। वैशाली में ट्रक हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। इस बड़ी लापरवाही का तार सीधे तौर पर शराब से जुड़ गया। आरोपी ड्राइवर ने पूछताछ में खुद ये कबूल कर लिया कि उसने शराब पी थी। कितना लेता है पैसा? कौन दारू था?
देता है दारू जी 40 रुपए गिलास। देसी होता है कि विदेशी? इस सनसनीखेज बयान के बाद वैशाली के जड़वा नाम के स्थान पर जाकर न्यूज 18 ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जहां पर ट्रक ड्राइवर ने शराब पी थी। हमने ये जानने की कोशिश की कि शराब को लेकर वहां के लोग क्या कह रहे हैं। हमारे सवालों पर वो जवाब सुनने को मिला जो बेहद चौंकाने वाला था। अभी मैं मौजूद हूँ जड़ुआ में। यही वो जगह है जहाँ से ट्रक चालक जो लालू है उसने शराब पीते। उसने बताया था कि 40 रुपए गिलास जो है इस जड़ुआ इलाके में बड़े पैमाने पर शराब, देसी शराब मिलता है, जिसका सेवन उसने किया था। इस इलाके में शराब मिलता है क्या? शराब तो पूरी एरिया में मिलता है। सरकार ने बंद किया, एक दुकान बंद हुआ तो 25 दुकान खुला है। शराबबंदी है लागू, मिल रहा है शराब, नहीं मिल रहा है क्या? शराब मिल रहा है। अच्छा, कैसे मिल रहा है शराब? कैसे होम डिलीवरी है। शराब गांव से लाता है, वहाँ से बाहर से आता है, यहाँ सप्लाई करता है लोग। ना शराब बंद हो गया तो घरे घर शराब बेचता है आदमी, बेचता भी है। रोकी का आशी अति कर रहा है, इसलिए मेरे को सरकारी कोटा तो खुल जाना चाहिए। वैशाली हादसे के आरोपी ड्राइवर ने तो ये भी कबूल किया है कि ज्यादातर ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। ऐसे में शराबबंदी पर उठ रहे सवालों के बीच नजर इसी साल शराब से हुई मौत के कुछ आंकड़ों पर भी डाल लीजिए। 5 अगस्त को सारण में शराब पीने से 13 लोगों की मौत हुई। 21 मार्च को भागलपुर में शराब पीने से 17 लोगों की जान गई। 20 मार्च को बांका में शराब से 12 लोगों की मौत हुई। 14 मार्च को सारण में शराब से 19 लोगों की मौत हुई, जबकि 20 जनवरी को सारण में शराब पीने से 16 लोगों की जान चली गई। साल के शुरुआत यानी जनवरी महीने में नालंदा में शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। समझना मुश्किल नहीं कि शराबबंदी वाले राज्य बिहार में स्थिति क्या है। न्यूज 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर नवादा के पकरी बरावा प्रखंड के धमौल बाजार में एपीएससी के 2 भवनों को ध्वस्त कर दिया गया है। ज्ञात लोगों ने जेसीबी से भवन को तोड़ दिया। सुबह ग्रामीणों ने टूटे हुए भवन को देखा और इसके बाद अधिकारियों को सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया कि रात के 10 बजे के बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की एक मुख्य बिल्डिंग के साथ ही 2 और भवन थे जिन्हें तोड़ा गया। भवनों को किन लोगों ने तोड़ा, किसके इशारे पर तोड़ा गया, ये पता लगाने की कोशिश हो रही है। दोनों भवन 8 साल पहले बनाए गए थे। बिहटा पुलिस ने भारी मात्रा में कारतूस, 2 विदेशी राइफल, 1 एयरगन बरामद किया है। रविवार को मुकेश सिंह और उसके साथियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। इसी मामले में पुलिस ने छापेमारी की तो 326 कारतूस और विदेशी राइफल बरामद किए गए। जब्त की गई राइफल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बनी है। हालांकि छापेमारी से पहले आरोपी मुकेश सिंह और अजीत सिंह फरार हो गया। 20 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें एक हरिंदर वर्मा नामक व्यक्ति के ऊपर गोली चलाने का केस दर्ज हुआ था 1235 बीटा थाना। कल रात एक सूचना मिली कि वो अपने सहयोगियों के साथ मोदेही गांव में काफ़ी सारी भारी मात्रा में हथियार व गोलीबारी के साथ वहां पे प्रेजेंट है। तो उसमें एक हमारे द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिनके द्वारा मोदेही में रेड की गई। उनके एक सहयोगी हैं अजीत कुमार करके, वहाँ उनके घर से भारी मात्रा में करीब 326 जिंदा कारतूस, करीबन 2 लाख कैश, उसके अलावा एक राइफल जो विदेशी मेड बताई जा रही है अभी तक, वो बरामद की गई। पटना की रेल पुलिस ने ट्रेनों में चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। भगत की कोठी एक्सप्रेस से एसी कोच से असम के रहने वाले मनोज कुमार जैन के पास से 1 करोड़ से ज्यादा के आभूषण की चोरी हुई थी। पटना रेल पुलिस ने इस मामले में करीब 10 दिनों की जांच के बाद बड़े पैमाने पर छापेमारी कर मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने गिरोह के 6 अपराधियों और 4 कारोबारियों समेत 10 लोगों को पकड़ा है। साथ ही पुलिस ने 850 ग्राम सोना भी बरामद किया। बाकी सोने को गला दिया गया है और साथ ही 18 लाख कैश के साथ 13 मोबाइल भी बरामद किए। बताया कि टोटल जो है सो उन लोग को अभी तक 30 लाख मिला था, जिसे बंटवारा उन लोगों ने 10 लाख मनोज मंडल को मिला था, 10 लाख संतोष पांडे को मिला था और 8 लाख के आसपास जो उन्हें समझ मिला था। सब अलग अलग जगहों से जो अभियुक्त हैं, जब घर पे छापेमारी की गई तो उनके घर पे जो है सो पैसे जो है सो बरामद किए। मोतिहारी में नकली खाद की फैक्ट्री का खुलासा किया गया। यहां से सैकड़ों बोरी खाद और खाद बनाने के सामान बरामद किए गए। ये फैक्ट्री चकिया में चल रही थी।
खाद्य एवं उर्वरक विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि नकली खाद बनाने की खबर मिलने पर छापेमारी हुई, जहां से 5 लोगों को पकड़ा गया। हालांकि फैक्ट्री का संचालक संतोष गुप्ता फरार है। मिली थी कि यहाँ पे गुप्त तरीके से इलीगल तरीके से खाद बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है। और जैसे सुबह हमें सूचना मिलती है तो हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद देखे तो पता चला कि बहुत सारा खाली रैपर अलग अलग ब्रांड के खाद का और कुछ रॉ मटेरियल है वो पकड़ा गया है। जो मुख्य जो व्यक्ति थे वो भाग चुके हैं और उनके कुछ जो काम करने वाले मजदूर लेबर लोग थे वो यहाँ पे हैं और सारा सामान जब्त किया जा रहा है। फिर सूची उसकी तैयार की जाएगी। पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी 67वीं संयुक्त परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे थे। वे पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। एग्जामिनेशन कंट्रोलर अमरेंद्र कुमार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि पीडीएफ फॉर्मेट में जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें छेड़छाड़ की गई है, साथ ही ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की गई। हम लोगों की मांग है, हमारी मांग है कि जो बीपीएससी पीटी पहली बार परीक्षा 8 मई को हुई, जिसका पेपर लीक हुआ, उसमें बीपीएससी ऑफिस के कई लोग का नाम आ रहा है, लेकिन उन लोगों पे आज तक कोई जांच नहीं हुई। तो सबसे पहले उसकी सीबीआई जांच हो और उसके बाद जो पुनर्परीक्षा का रिजल्ट आया है 67वीं का, उसमें पीडीएफ में छेड़छाड़ की बात आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका की फाइनल आंसर की से जितना मार्क्स होना चाहिए उतना मार्क्स शो नहीं कर रहा है, किसी का 8 नंबर कम बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पीडीएफ में छेड़छाड़, ओएमआर में छेड़छाड़ की बात आ रही है, तो इसकी सीबीआई जांच हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोसी पुनर्वास परियोजना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में जल संसाधन मंत्री संजय झा, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, मुख्य सचिव अमिर सुबहानी समेत विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कोसी पुनर्वास परियोजना के तहत बचे हुए कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। ये भी कहा कि संसाधन की कमी नहीं होने दी जाएगी, साथ ही पूरे इलाके को योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। बिहार में ठंड बढ़ने के साथ ही ब्रेन स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ने लगे और अस्पतालों में बेड फुल हो चुका है। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस समेत सभी अस्पतालों में इमरजेंसी से लेकर आईसीयू वार्ड मरीजों से फुल हैं। आईजीआईएमएस का जायजा लिया रजनीश कुमार ने। बिहार में तापमान में गिरावट होने के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, तो सबसे ज्यादा ब्रेन हेमरेज वाले मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। यानी पीएमसीएच की बात करें या फिर आईजीआईएमएस, एनएमसीएच, तमाम जगहों पर जो इमरजेंसी वार्ड है, आईसीयू है, तमाम जगहों पर देख सकते हैं कि वार्ड फुल है और सभी बेड पर मरीज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यानी आईजीएमएस की बात करें, सबसे ज्यादा दबाव आईजीएमएस पर है, क्योंकि यहां पर गंभीर मरीजों को बेहतर ढंग से इलाज किया जाता है और अस्पताल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो देखिए आप, हम कैमरा के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से जो मरीज हैं वो इलाज करवा रहे हैं। यानी किस वर्ग के मरीज जो है अफेक्टेड हैं, ये भी हम बात करेंगे, क्योंकि न्यूनतम तापमान जो है वो धीरे धीरे उसमें गिरावट हो रही है और एक तरह से औसत जो तापमान है राज्य में 11 से 13 तक पहुंचने लगा है। तो केसेस बढ़ रहे हैं। जरा हम बात करते हैं अस्पताल के अधीक्षक और डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर मनीष मंडल, उनसे। सर, क्या स्थिति है अभी तापमान में गिरावट हुई है? ये जो सडन तापमान में गिरावट आया है, इससे काफी पेशेंट्स में इजाफा हुआ है। वैसे पेशेंट्स जो खासकर ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी से पहले से पीड़ित थे, या तो वह दवा छोड़ दिए हों या नियमित रूप से नहीं ले रहे हों, वैसे मरीजों में ज्यादा खतरा रहता है और वैसे ही मरीज हमारे पास आ रहे हैं। क्या रेशियो है अभी? हमारे पास 30 रोलिंग बेड रहता है आईसीयू का पर डे, तो 30 रोलिंग बेड में 10 मरीज जो हैं वो ब्रेन हेमरेज के ही आ रहे हैं। कारण क्या मानते हैं कि क्यों ब्रेन हेमरेज क्यों हो रहा है? सडन तापमान में जब चेंज होता है, अगर वो अपना ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर का दवा छोड़ दे तो सडन चेंज उसके ब्लड प्रेशर में होता है और ये उसका मस्तिष्क सह नहीं पाता है, जिससे ब्रेन हेमरेज हो जाता है। क्या सब सावधानियां बरतनी चाहिए वैसे मरीज जो खासकर बीपी के मरीज हैं और जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी लोग ये दोनों बीमारी से पीड़ित है, वो पहले दवाई अपना नियमित रूप से लें। साथ ही जब वो बाथरूम जा रहे हैं तो सर और पैर ढका होना चाहिए, क्योंकि कान से ठंड सबसे ज्यादा जाती है और पैर से सबसे ज्यादा ठंड जाती है, तो उसको ढक के रखें। बाकी तो शौच के समय कपड़े तो खुलेंगे ही, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कान और पैर ये दोनों जरूर ढका होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मेन सोर्स। किस उम्र के मरीज ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं ब्रेन हेमरेज? पहले तो ये दिखाया जाता था कि 50, 60, 70 के लोग जो वर्ष के रहते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, अब लेकिन कम उम्र के भी लोग आ रहे हैं। ये चिंता की विषय है और रिसर्च की विषय है।
बिल्कुल। तो अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर और अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल जानकारी दे रहे थे कि पहले बुजुर्गों को जो है ब्रेन हेमरेज होता था, लेकिन अब ये जो है चिंता का विषय है, क्योंकि अब युवा भी जो है शिकार हो रहे हैं। जाहिर है जिस तरह से आईजीएमएस में रोजाना 10 मरीज आते हैं ब्रेन हेमरेज के, इसी प्रकार से पटना के यानी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में भी रोज जो है नए मरीज भर्ती हो रहे हैं जो ब्रेन हेमरेज वाले हैं। और निश्चित रूप से अस्पताल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि सीमित बेड है और मरीजों की संख्या ज्यादा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। दहेज में बंगला, गाड़ी, रुपए और जेवर के लेन देन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन बिहार के कटिहार में कुछ ऐसे गांव हैं जहां घर में नाव है या नहीं, इस बात पर लड़का लड़की का रिश्ता फिक्स होता है। रिपोर्ट देखिए। घर में नाव है तो बेटी देंगे, नहीं तो शादी कैंसिल। ये हम नहीं बल्कि कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के गांव वाले ऐसा कहते हैं। चौंकिएगा नहीं, शादी तय होने से पहले लड़का और लड़की वालों के बीच यही बातचीत होती है। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो खुद ही सुन लीजिए। दहेज में 9 देते हैं, उसको दे करके शादी ब्याह होता है और इसमें सब किसी का भी रिश्ता भी बन जाता है और किसी का टूट भी जाता है। कैसे? मैंने दहेज में 9 मांगा, नहीं दे सके हम लोग, रिश्ता टूट चुका। दरअसल कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के लगभग 1 दर्जन गांव की यही कहानी है, क्योंकि यहाँ के गांव साल के 4 महीने से ज्यादा समय पानी से घिरे रहते हैं। ऐसे हालात में नाव ही आवागमन का एकमात्र जरिया बन जाता है। यहाँ पर हम लोग को 4 माह तक बाढ़ से प्रभावित रहना पड़ता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर अच्छे घरों से रिश्ता नहीं आते, अगर आते भी हैं तो वो टूट जाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण बस एक ही है, सिर्फ और सिर्फ बाढ़। क्योंकि हम लोग बाढ़ के कारण बहुत ही परेशान हो जाते हैं और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक देखा गया है यहाँ पे कि किसी के यहाँ शादी में भी उपहार के तौर पर नाव दिया जाता है। इस बारे में दुर्गापुर पंचायत के मुखिया गोपाल प्रसाद बताते हैं कि शादी में नाव की खास शर्त की वजह से अहमदाबाद प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक गांव पूरे जिले में खास पहचान रखते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास गांव से जिला मुख्यालय तक जाने के लिए और कोई साधन है ही नहीं। और कई गांव हैं जिसमें सैकड़ों ऐसा प्रखंड से दूर है ग्राम गांव, जहाँ पे नाव के अलावा कोई सहारा नहीं है। जैसे बबला बन्ना है, ओक्सा टाल है, ऐसे कई बस्ती को हम लोग नाम बताएंगे जहाँ पर गदाई दियरा है, गोला घाट है, चौक चमा है, छरा मारी है। ऐसे कई ऐसे गांव है जहाँ पे नाव के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है हमारी मुख्यालय जाने का या हॉस्पिटल जाने का या बाजार करने का। शादी की अनूठी शर्त तो ठीक है, लेकिन वास्तव में यहाँ के लोगों के लिए सरकार को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि लोगों को कहीं आने जाने के लिए नाव के भरोसे न रहना पड़े। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।